प्यारे बच्चों, इस बार क्लास 12th का जो परीक्षा पैटर्न है वो बदल गया है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर जो है वो स्कूल तरफ से दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास विषय चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुत छांट छांट कर जो परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है इस चैप्टर से प्रणव प्रियदर्शी जो पीजीटी इतिहास के जाने माने शिक्षक है उनके द्वारा तैयार किया गया है, जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा भी अक्टूबर माह में होने वाला है और फाइनल परीक्षा फरवरी या मार्च में होगा, तो कॉपी में नोट करके इसको याद कीजिए। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह आर्ट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें डायरेक्ट आंसर को ही बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है विजयनगर के संस्थापक कौन थे। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो कृष्णदेव राय बहुत प्रसिद्ध शासक थे। तीसरा है हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो ये जो हुआ था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। फिर है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी। तो 1565 ईस्वी। इटली यात्री निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में आया था। तो ये आया था देवराय प्रथम के। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो वो था कृष्ण और तुंगभद्र का दोआब, ये संघर्ष का मतलब लड़ाई का कारण था। अगला है विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो यह स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। आगे है सलू वंश के संस्थापक कौन थे। तो सलू नरसिंह थे। तुलुक वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। तो थोड़ा सा यहाँ नाम को याद रखना है। सलू है तो सलू नरसिंह हो जाएगा आपका। सलू वंश तो सलू नरसिंह और तुलु वंश है तो वीर नरसिंह, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे है विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा। तो ये बहमनी से हमेशा संघर्ष चलता रहा। अमुक्तमाल्य की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्य की रचना किस भाषा में की गई थी। तेलुगु भाषा में, याद रखिएगा तेलुगु भाषा। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो राम राय के नेतृत्व में। बारबोसा कहाँ के यात्री थे। तो ये थे आपका पुर्तगाल के। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। बहुत हिट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय। किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। बहुत हिट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय। अब यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें है हम्पी के भग्नावशेष की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो अभियंता मतलब इंजीनियर लोग और पुराविद कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। अगला है डोमिगो पायास किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो कृष्णदेव राय। फिर है सीजर फेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो सदाशिव राय। फारसी यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो देवराय द्वितीय। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो तुंगभद्रा। बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, तुंगभद्रा याद रखिएगा। आगे है विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। तो हम्पी, ये भी हिट क्वेश्चन है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो गुलबर्गा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मदुरई में। अठवन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है भू राजस्व विभाग। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में एक थे। वह कला और साहित्य के क्षेत्र में अनेक कार्य किए, जैसे हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, अमुक्तमाल्य नामक तेलुगु पुस्तक की रचना की। नागलपुरम नामक शहर अपनी माता के आदर में बसाएं इत्यादि। मतलब ये सब लोग इनका काम है
इनकी उपलब्धि कर सकते हैं। कृष्णदेवराय अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पड़ोसी राजाओं के खिलाफ अनेक सफल युद्ध किए। उन्होंने एक मजबूत नौसेना भी बनाया जिससे उन्हें व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और साम्राज्य के प्रभाव का विस्तार करने में मदद मिली। वह कला के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने तेलुगु, संस्कृत, साहित्य, संगीत और नृत्य के विकास का समर्थन किया। अतः कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग था और साम्राज्य की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में उनके योगदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान शासक बना दिया। दूसरा क्वेश्चन है, अमर नायक कौन थे? विजयनगर प्रशासन में उनका क्या योगदान था? तो अमर नायक विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पद था जिसके अनेक कार्य थे। जैसे अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। मतलब एक तरह से जैसे डीसी का पद हो गया, बीडीओ का पद हो गया, इसी तरह अमर नायक क्या था, एक पद था। आगे है, वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व वसूल करते थे जिसे अठवन बोला जाता था। तीसरा है, वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। चौथा पॉइंट है, ये विजयनगर के शासकों को प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, मतलब सहायता करते थे, सहायक होते थे, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी प्रायद्वीपों को अपने नियंत्रण में किया। फिर है, अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक परंपरा में भवन निर्माण की मुख्य बातें क्या थी? बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। तो इंडो इस्लामिक परंपरा की मुख्य बातें निम्न है। पहला, महल या भवन के प्रवेश द्वार बड़े आकार के होते थे। दूसरा, इंडो इस्लामिक भवनों में बड़े आधे अंडे आकार के गुंबद बने होते थे। मस्जिद उस समय देखिएगा गोल गोल गुंबद होता है। आगे है, दरवाजे एक खास शैली से निर्माण किया जाता था जो ऊपर में त्रिभुजाकार में प्रतीत होता है जिसे मेहराब बोला जाता है। मतलब दरवाजा का जो निर्माण है वो त्रिभुजाकार होता था जिसको मेहराब बोला जाता था। आगे इन मेहराबों में सुंदर नक्काशी की होती थी, मैं उसमें चित्र उत्र अच्छा बना हुआ रहता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। विजयनगर की पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर तुंगभद्रा नदी से मिलती है। इन धाराओं में बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौजों का निर्माण किया जाता था। हौजों मतलब एक तरह से समझिए टंकी का निर्माण किया जाता था जिसमें पानी को जमा किया जाता था। इन हौजों के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जा सकता था बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजधानी तक भी ले जाया जाता था। कमलपुरम जलाशय नामक हौजा सबसे महत्वपूर्ण हौजा था। तत्कालीन समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम देश के राजाओं द्वारा, मतलब संगम देश हो जाएगा, संगम देश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा झील, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय से समान नगर वासियों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अगला क्वेश्चन है, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि को रखने के अपने विचार के क्या फायदे हैं और नुकसान थे? तो विजयनगर के शहरों के किलेबंदी का उल्लेख अब्दुल रज्जाक के द्वारा किया गया है जो न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे कृषि क्षेत्रों को भी घेरा गया था। इसके निम्नलिखित फायदे व नुकसान थे। फायदा क्या है?
तो मध्यकाल में विजय प्राप्ति में घेराबंदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता था। घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर देना होता था ताकि वे विवश होकर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाए। दूसरा, कई बार शत्रु की घेराबंदी वर्षों तक चलती रहती थी, जिससे बाहर से खाद्यान्न आना मुश्किल हो जाता था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किलीबंदी क्षेत्र के भीतर ही विशाल अन्न का गोदाम बनाया जाता था। आगे है, घेराबंदी से खेतों में खड़ी फसलें शत्रु द्वारा किए जाने वाली विनाश से बच जाती थी। अब नुकसान क्या है? तो किलेबंदी करना अत्यंत महंगी है, राज्य को इस पर ज़्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ती है। फिर है, किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के होने के कारण घेराबंदी की स्थिति में बाहर रहने वाले किसानों के लिए खेतों में काम करना कठिन हो जाता था। फिर है, घेराबंदी की स्थिति में कृषि के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, यंत्र आदि को बाहर के बाजारों से लाना कठिन हो जाता था। और लास्ट पॉइंट है, यदि शत्रु किलेबंद क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता था तो खेतों में खड़ी फसल उनके विनाश का कारण बन जाती थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? तो महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। ऐसा साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। महानवमी डिब्ब से संबंध धार्मिक अनुष्ठान सितंबर एवं अक्टूबर के शरद माह में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार है। इस अनुष्ठान को उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि या महानवमी नामों से जाना जाता है। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत तथा सत्ता की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा घोड़ों, हाथियों और रथों व सैनिकों की शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। बाहुबली में आप लोग देखे होंगे, ये दृश्य समझिए वही दृश्य है। आगे है, साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा को प्रदान की जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षक थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा सेनाओं का निरीक्षण करता था, साथ ही नए सिरे से कर निर्धारित किए जाते थे। तो बच्चों, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा के लिए इस चैप्टर से, मतलब चैप्टर 7 से इतिहास विषय क्लास 12 के लिए कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और विषय का मैं वीडियो जल्द लाऊंगा, और किसी तरह की अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को मित्रों तक शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।